हेलो एंड वेलकम बच्चों। हम लोग मासपा निकालने की विधियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अपवर्तक विधि से मासपा निकालना सीख लिया है। तो आज हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मासपा एचसीएफ निकाला जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासपा ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। ओके, तो हम लोग जैसे कि पहले भी बात कर चुके हैं कि मासपा दो या दो से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं कि कैसे कि तीन संख्याओं का मासपा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासपा निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। तो यदि आपको नहीं आता है अभाज्य गुणनखंड करना तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे भी आपको समझा दूंगी। अगर और भी आपको विस्तृत में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी डिटेल में सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। आपका पहला एग्जांपल है 144, 180 और 192 का मासपा निकालना। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी जिस भी संख्या का निकालना होता है अभाज्य गुणनखंड उसको लिखते हैं। 144 है ना, निकालना है। तो अब देखिए, वही विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताए थे, तो उसकी मदद से बताइए, सम संख्या है लास्ट में, यहाँ पे सम संख्या है तो इसका मतलब है 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 से जब भाग करेंगे 144 का तो कितना आएगा, 72। ठीक, 72 आ गया। अब देखो फिर से 2 है लास्ट में, इसका मतलब फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए भाग करने पर 72 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 36। वैसे भी आप जानिए 36 दूना 72, फिर उसके बाद फिर 36 है, फिर इसको आप 2 से भाग कर देंगे, कितना बचेगा, 18 दूना 36। या फिर 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18, फिर 18 है, फिर भाग करेंगे कितना आएगा, 9। अब देखिए ये क्या है, 9 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से तो ये भाग जाएगा नहीं, अब हम क्या करेंगे, 3 को लेके चलेंगे। तो 3, 3 तरह की 9, 3 इक्का 3। इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देख कितने बार 2 है, 4 बार 2 है, 4 बार 2 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब 3 देखा, 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 बार 2, 3 जो है 2 बार है तो 2 बार इसको लिख लिया। अब सारे अभाज्य गुणनखंडों को हमने ऐसे लिख दिया। अब हम अगली संख्या का अभाज्य गुणनखंड 144 के निकाल लिए, अब 180 के निकालेंगे, इसी तरह से 192 के निकालेंगे। ठीक है, 180 के निकालने के बाद और 192 के निकालने के बाद हमने, अब हमारा अगला काम क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको वो गुणनखंड देखने हैं जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में हो। बात समझ में आ रही? तो देखो क्या क्या है, आप देखेंगे कि ये 2 तीनों में है तो इसको यहाँ लिख लिया। फिर आगे ये 2 भी तीनों में है तो इस गुणनखंड को लिख लिया। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब ये 2 नहीं लिखा जा सकता, समझ गए? तो अब आप क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड देखेंगे जो तीनों में हो। तो देखो 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है और 3 इसमें भी है। तीनों संख्या में 144 के गुणनखंड में भी है, 180 के में भी और 192 के में। फिर 3 को यहाँ लिख लिया। अब इस तरह से हमने सारे कॉमन फैक्टर्स, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लिए। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 तेई 12, 12 आ जाएगा। तो यही जो 12 है यही आपका क्या हो जाएगा, मासपा उभयनिष्ठ जो फैक्टर्स हैं वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर। तो इन तीनों संख्याओं का जो आप देख रहे हैं, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। अभाज्य गुणनखंड विधि के बाद अब बारी है सतत विभाजन विधि से मासपा कैसे निकाला जाता है। तो सतत विभाजन विधि से मासपा निकालने के लिए आपको 2 नंबर्स लेने
पड़ेंगे, 2 या 3 नंबर हो सकते हैं, लेकिन 2-2 नंबर्स को लेकर के मान लीजिए 3 नंबर भी आपको दिया जाएगा, 3 संख्याओं का मासापा निकालना, तो आप पहले 2 को लेंगे, फिर उसके बाद जो उसका मासापा आएगा, फिर दूसरी संख्या यानी तीसरी संख्या के साथ इस तरह से भाग करके लेंगे। तो चलिए पहले एक एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे भाग करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है ये देखना कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी। तो बताइए कौन सी छोटी है? तो 81 आपको दिख रहा है छोटी है, 117 81 से बड़ी है। तो जो छोटी संख्या होगी वो भाजक हो जाएगा, और जो भाजक मतलब भाग करने वाला, और जो बड़ी संख्या होगी वो भाज्य का काम करेगी। किसका काम करेगी? भाज्य भाज्य, ठीक है, भाज्य का काम करेगी। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 81 को भाजक की जगह पे लिख दिया और 117 को भाज्य। अब इसको भाग करके देखिए कितने बार जाएगा, कितने बार भाग जा सकता है 117। 81 इकन्नम 81, अगर 81 दुना करेंगे 2 बार ले जाएंगे तो 117 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार ही इसका भाग जाएगा। कितना बचेगा? 36, ठीक है। 36 आपका शेषफल हो गया। अब देखिए 36 शेषफल बच गया है, अब क्या करेंगे? अब ये जो आपका पुराना वाला जो ये भाजक है वो आपका भाज्य हो जाएगा, उसको आपको यहाँ लिख लेना है। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, तब तक आपको जो पुराना वाला भाज्य है वो भाजक, जो पुराना वाला भाजक है वो भाज्य की जगह पर आपको लिखना है। भाज्य, भाज्य और भाजक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, भाजक मतलब भाग करने वाला, जो आप यहाँ लिखते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। और जो आप यहाँ इन दोनों के बीच में लिखते हैं वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो इस तरह से आपने शेषफल देखा कि 36 आ गया। आप क्या करेंगे? फिर से ये जो पुराना वाला भाजक था उसको भाज्य की जगह पर लिख के फिर से भाग करेंगे। 36 81 को जब आप भाग करेंगे 36 से तो कितनी बार जा सकता है? देखिए 36 दुना 72, अगर आप 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा 81 से, इसीलिए यहाँ पे भागफल में 2 लिख दिया। अब 2 लिखने के बाद आप क्या करेंगे? 36 दुना 72, 81 से 72 को घटा देंगे। घटाने के बाद आपको कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। 81 से 72 घटाइए, कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब ये जो आपका 9 है, फिर से वही काम करेंगे, ये वाला जो 36 है, ये जो पुराना वाला भाजक है वो यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर से भाग करेंगे तो 9 चौक 36। अब आपका जो शेषफल है वो फाइनली शून्य बच रहा है। और आप, अभी मैंने आपको बताया कि तब तक ये प्रक्रिया चालू रखते हैं जब तक के लिए शेषफल शून्य ना मिल जाए। तो जो हमारा अंतिम भाजक बचता है वही मासापा, वही एचसीएफ कहलाता है। तो यानी कि हमारा एचसीएफ निकल के कितना आ गया? एचसीएफ हमारा 9 हो गया, 9 हो गया। तो इसी तरह से आपको कोई भी 2 नंबर ले लेने हैं और वहां से आप मासापा निकाल सकते हैं। बहुत